हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन के बारे में। कब हम किसी पब्लिकेशन को इफ़ेक्टिव एंड वैलिड बोलते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ये जो टॉपिक है ये है जो रूल्स एंड रिकमेंडेशन है उसका एक सब टॉपिक है। तो इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या होगा? एनी प्रिंटेड मैटर व्हेन वाइडली सर्कुलेटेड इज रिगार्डेड एज इफेक्टिवली पब्लिश्ड। कोई भी प्रिंटेड मैटर है अगर उसको वाइडली सर्कुलेट कर दिया जाता है तो उसको इफेक्टिवली पब्लिश्ड माना जाता है। It is sufficient if the printed matter is distributed at least to the botanical institutions with libraries accessible to the botanist। या तो ये तब भी sufficient या फिर effectively published माना जाता है जब प्रिंटेड मैटर को एटलीस्ट बोटेनिकल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज एंड बोटेनिस्ट तक पहुंचाया जाए। जनरली पब्लिकेशन इज इफेक्टिवली इफेक्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन, बाय सेल और बाय एक्सचेंज ऑफ प्रिंटेड मैटर। या तो इसको हम इफेक्टिवली पब्लिश कैसे कर सकते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूशन करके, डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेल हो सकता है या फिर बाय एक्सचेंज ऑफ प्रिंटेड मैटर हो सकता है। इसके अलावा डिपॉजिट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन लाइब्रेरीज और इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिल्म डज नॉट कंस्टिट्यूट पब्लिकेशन या फिर इफेक्टिव पब्लिकेशन। हम जो है मास्टर्स के अंदर या फिर रिपोर्ट्स लिखते हैं ग्रेजुएशन के अंदर भी, तो वो हमें एक कॉपी डिपार्टमेंट में सबमिट करवानी होती है, एक कॉपी लाइब्रेरी में सबमिट करवानी होती है। तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम एक इफेक्टिव पब्लिकेशन नहीं मानेंगे क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में लाइब्रेरीज में या फिर माइक्रोफिल्म्स की फॉर्म में भी जमा करवाना वो भी एक इफेक्टिव पब्लिकेशन नहीं कंस्टिट्यूट किया जाएगा। Article 31 के अकॉर्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेन ऑफ अ न्यू टैक्सा इवन इफ अकम्पेन्ड बाय अ प्रिंटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम कैन नॉट बी कंसिडर्ड इफेक्टिव। अब आर्टिकल 31 के अकॉर्डिंग हर्बेरियम जो है डिस्ट्रीब्यूशन है किसी हर्बेरियम स्पेसिमेन किसी भी न्यू टैक्सॉन का, तो और साथ में उसका प्रिंटेड डिस्क्रिप्शन भी है, तो उसको हम इफेक्टिवली पब्लिश्ड नहीं मानते हैं जब तक कि वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन उसका इंडिपेंडेंटली भी है तब भी हम उसको इफेक्टिव पब्लिकेशन मान सकते हैं। ठीक है, इफ हाउएवर द प्रिंटेड डिस्क्रिप्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली दिस कंसिस्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिकेशन, तो हम उसको इफेक्टिव पब्लिकेशन मान सकते हैं। सेकेंड आता है वैलिड पब्लिकेशन। वैलिड पब्लिकेशन होने के लिए किसी भी प्रिंटेड मैटर को, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। इट शुड बी इफेक्टिवली पब्लिश्ड, कि एक तो इसका इफेक्टिवली पब्लिश्ड इसको होना चाहिए कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन इसका जरूरी है। सेकेंड, इट अकम्पेन्ड बाय अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना यहाँ पे जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है यहाँ पे इट इज अकम्पेन्ड बाय अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए न्यू टैक्सोन और शुड बी अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू प्रीवियसली एंड इफेक्टिवली पब्लिश्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। अब इसका डिस्क्रिप्शन भी होना जरूरी है। ठीक है, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए इस टैक्सोन का। इसके अलावा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस भी ऐड करने चाहिए। ठीक है, रेफरेंस जैसे कि हमने कहाँ से ये डाटा लिया है, हम कोई असाइनमेंट लिखते हैं या फिर हम कोई थीसिस लिखते हैं, किसी भी टाइप का एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर हम रेफरेंस यूज़ करते हैं कि ये हमने वहाँ से लिया है, ये जो है ये हमने वहाँ से कॉपी किया है, उस बुक से किया है, उस वेबसाइट से किया है। तो वो सब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस जो है उसका ऐड करते हैं, तभी जाके उसको इफेक्टिवली पब्लिश्ड माना जाता है। Thus, most of the names published in Hortus Bengalensis of the Roxburgh 1814 के अंदर इन्होंने इस अपनी ये बुक पब्लिश की थी। इसके अंदर मोस्ट ऑफ नेम्स जो है वो इनवैलिड है क्योंकि उनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो वैलिड पब्लिकेशन होने के लिए इफेक्टिवली पब्लिश होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन एंड उसके रेफरेंस होने चाहिए। अगर उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। पब्लिकेशन मस्ट बी डन इन द लैटिन। पब्लिकेशन जो है लैटिन के अंदर होना चाहिए और शुड बी अ रेफरेंस टू अ प्रीवियसली पब्लिश्ड लैटिन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम 1 जनवरी 1935. Prior to this date, description of the taxa are valid even though published in any modern language. अब ये एक डेट है, किसी भी यहाँ पे जो है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स के अंदर एक स्टार्टिंग डेट होती है। ठीक है, एक स्टार्टिंग डेट होती है, स्टार्टिंग डेट।
ये स्टार्टिंग डेट से पहले जो भी जिस भी लैंग्वेज में जो भी डाटा है वो अगर पब्लिश्ड हो चुका है तो उसको वैलिड मानेंगे। लेकिन इस स्टार्टिंग डेट के बाद जो पब्लिश्ड होगा वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, या फिर जो यहाँ पे बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बोटेनिकल कोड के रूल्स हैं वो फॉलो उसको करने चाहिए। तो ये डेट है जैसे कि 1 जनवरी 1935। इस डेट से पहले किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर अगर पब्लिश्ड हो चुका है कोई भी डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्सा तो उसको वैलिड माना जाएगा। लेकिन इस डेट के बाद लैटिन में होना चाहिए, ठीक है, इस डेट के बाद लैटिन में होना चाहिए, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाएगा। डेट ऑफ अ नेम इज दैट ऑफ इट्स वैलिड पब्लिकेशन। इसके अलावा जो डेट ऑफ नेम होगी, ठीक है, उस टेक्सॉन की जो नेम होगी और वो जो वैलिड पब्लिकेशन है वो उसकी ही डेट मानी जाएगी, ठीक है। डेट ऑफ अ नेम वो क्या है, वैलिड पब्लिकेशन की ही डेट मानी जाएगी। अनलेस ए नेम इज वैलिडली पब्लिश्ड इट इज इलिजिमेट। अगर उसको वैलिडली पब्लिश नहीं किया जाता है, जैसे कि उसकी डेट नहीं लिखी जाती है, तो उसको इलिजिमेट माना जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी भी पब्लिकेशन को वैलिड बनाने के लिए। फर्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इफेक्टिवली उसको पब्लिश्ड होना चाहिए, उसके रेफरेंस होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए अगर वो पब्लिश्ड हुआ है 1 जनवरी 1935 के बाद। इससे पहले वो किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज में हो उसको वैलिड माना जाएगा। एंड डेट ऑफ नेम जो है वही वैलिड पब्लिकेशन की डेट होती है, तो वो डेट भी मेंशन करनी जरूरी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो किसी भी पब्लिकेशन को वैलिड पब्लिकेशन बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे साइटेशन ऑफ द ऑथर्स नेम एंड डबल साइटेशन क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।